हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतुल सिंह। पीजीटी केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक सीखा था कि द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हैविंग 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स विल बी। तो टोटल कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो आ रहे थे 120, बट एक्चुअल में कितना होता है 10। अब ये देखिए आपके पास ये तीनों एक साथ आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि है क्या ये। एस्पिरिन हमें याद है, एस्पिरिन का पता है हमें। देखिए यहाँ पे जो आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, मैं एक बार इसको बना देता हूँ। सैलिसिलिक एसिड है, अगर आप इस H को हटा देंगे, इस H को, और इसमें ग्रुप ऐड कर रहे हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा एस्पिरिन। बट अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं COH में, तो अगर COH में एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, COH में एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या हो जाएगा? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। आप देख सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप OH में चेंज करेंगे तो आपको देगा वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और बनेगा एस्पिरिन। बट अगर आप COOH में चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से आपने एसिटाइल ऐड किया है, बट इसका नाम होगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और सेलोल क्या होता है? अगर आपने फिनाइल, फिनाइल जैसे एसिटाइल ग्रुप है वैसे फिनोलेट ग्रुप है, अगर वो ऐड कर दिया आपने तो ये बन जाता है सेलोल। सेलोल और मिथाइल सैलिसिलेट, जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और सेलोल, इसके लिए आपको किस में चेंज करना है? COH में, COH में चेंज करना है। 3-4 बार इसको लिखेंगे तभी याद होगा, तभी याद होगा। एस्पिरिन में किस में चेंज करना है? OH में। और जो आपका ये है, देखिए आप, अगर आपने सैलिसिलिक एसिड का इसमें चेंज किया है, आपने OH में चेंज किया है तो एस्पिरिन, COH में चेंज किया है तो सेलोल भी बन सकता है। और मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट कब बनेगा? जब आप एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, और अगर आप फिनाइल एसिटेट यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा। ये बड़ा अच्छा रिएक्शन है। क्वेश्चन भी है, ऑन ब्रोमो एनिसोल ऑन रिएक्शन विथ सोडामाइड इट इन लिक्विड NH3 फॉर्म्स। तो आपके पास OCH3 है विथ Br, तो OCH3 में O जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपका यही जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, केवल एक प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपने OCH3 के प्लेस पे OCH3 यहाँ पे लिया है, और अगर आपने CH3 ले लिया, तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म से मूव करता है। कौन से मैकेनिज्म से? बेंजाइन, बेंजाइन। तो बेंजाइन मैकेनिज्म से अगर ये मूव कर रहा है बेंजाइन से, तो ये बना के क्या देगा? कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपका OCH3, तो ये जो बनेगा बेंजाइन मैकेनिज्म से, तो अगर आपका OCH3 है तो केवल मेटा वाला बनेगा, एनिसिडिन, एनिसिडीन, एनिसिडीन, हाँ। और अगर आपने CH3 लिया है तो फिर ये ऑर्थो, ऑर्थो भी देगा, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पे भी जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो फिर ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो एनिसिडीन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे तो ये मेटा हो जाएगा आपका एनिसिडीन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पेन वाले से करता हूँ थोड़ा सा आपको। और अगर आपने CF3 यूज़ किया, CF3 विथ Br, ठीक है, तो भी आपको मेटा ही मिल रहा है, मेटा, मेटा प्रोडक्ट ही मिल रहा है आपको, मेटा प्रोडक्ट ही मिल रहा है, मेटा प्रोडक्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो आपको मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मेटा प्रोडक्ट देगा। फिर से मैं आपको बता दूँ, OCH3, OCH3 होगा और CF3 होगा, तो आप देखिए क्या बन रहा है? मेटा, मेटा। बट अगर CH3 है तो क्या बन रहा है? ऑर्थो और मेटा दोनों बन रहा है। इसके बाद ये देखिए रिएक्शन, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन ये भी है कि अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, उसमें आप H3PO2 ऐड करते हैं, तो आपको ये यहाँ पे H ऐड होता है। और ये इसमें से ये कन्वर्ट होना, कभी कभी यही पूछ लेता है कि H3PO2 किस में कन्वर्ट होता है, तो H3PO2 किस में कन्वर्ट होता है? H3PO3 में, H3PO2 में कन्वर्ट होता है। ये जितने भी हैं ये सब क्वेश्चन है, जिसको मैं
टॉपिक के फॉर्म में सॉरी टॉपिक के फॉर्म में लेके आया हूँ आपके लिए। फ्रियॉन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज, फ्रियॉन में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो, मीथेन। तो इसको देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन है। इनैंशियोमर कैन बी easily distinguished by, इनैंशियोमर कैन बी easily distinguished by, देखिए इनैंशियोमर है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होगा नहीं, केमिकल टेस्ट होगा नहीं, क्या होता है, पोलिरोमेट्री, इससे हम टेस्ट करते हैं, इसका डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो उनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो अलग अलग होता है। रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज का रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा, ये दिया है सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, सार्बिटॉल एंड मैनिटॉल एंड मिथॉल। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, तो अगर आपके पास ग्लूकोज है और आप NaBH4 डालते हैं तो ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2OH में, और इसका नाम है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है इसका, सॉर्बिटॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन। कुछ में ऑप्शन भी मैंने दे दिया है जिससे आप देख सकें। क्रोमोट्रॉपिक एसिड इज, क्रोमोट्रॉपिक एसिड दिया था क्वेश्चन में और उसका IUPAC नेम दिया था। तो क्रोमोट्रॉपिक एसिड पहले पता हो फिर उसका तब तो समझ में आएगा कि क्या नाम है। तो देखिए आपके पास है 4 5, मैंने नंबरिंग इसमें दिखा दिया, देखिए 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे यहाँ पे है डाईहाइड्रोक्सी, ये नेप्थलीन है, और नेप्थलीन में क्या अटैच है, दूसरे और सातवें पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड। तो क्रोमोट्रॉपिक एसिड डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, 3 स्टार लगा देता हूँ मैं इस पर, देख लीजिएगा। द इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर असिमेट्री। इसेंशियल कंडीशन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। द इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मॉलिक्यूलर सिमेट्री। टेफ्लॉन इज, फुल फॉर्म पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो इस तरह से कुछ इनका बनता है, CF2 डैश डैश, और इसी को आप कितनी बार कर दीजिए भाई, n टाइम्स। आज आ जाइए एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मॉलिकुलर डायमीटर का स्क्वायर ऑफ मॉलिकुलर डायमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका जो एग्जैक्ट जो फार्मूला है वो है लैम्डा, मैंने लिखा है, देख लीजिए, RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, फिर अंडर रूट क्या पाई 2, फिर पाई है, फिर D स्क्वायर है, फिर Na है, और फिर P है। तो P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर का स्क्वायर है। बार बार ये पूछता रहता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते रहते हैं, जरूर देखिए इसको। व्हेन H2 गैस अंडर हाई प्रेशर, under high pressure is permitted to expand into a region of low pressure adiabatically, adiabatically मतलब H जो है वो कांस्टेंट है, तो Q आपको पता है एडियाबैटिक में 0 होता है। सो देर इज़ अ राइज इन क्या, टेम्परेचर। अगर हम किसी गैस को, हाइड्रोजन गैस को जो हाई प्रेशर पे है उसको लो प्रेशर पे लाते हैं एडियाबैटिकली, तो हीट तो हम बाहर अंदर जा नहीं सकता, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ रहा है, और हीट में Q जो है वो 0 है, एंथैल्पी जो है वो चेंज नहीं हो सकता, तो किस में बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, Q डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। Q जो हो चुका है वो 0 हो चुका है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंडोथर्मिक प्रोसेस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंडोथर्मिक प्रोसेस, W क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा U भी क्या होगा, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और तो टेम्परेचर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंक्रीज, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। एडियाबैटिक प्रोसेस Q 0 है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और साथ में क्या, W इज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा, और डेल्टा U इज़ द फंक्शन ऑफ क्या, T, तो डेल्टा U अगर पॉजिटिव है तो T भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या T इज रिलेटेड टू डेल्टा U। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसके साथ मैं एक और दो वेलोसिटी आपके लिए लिख देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा वी एवरेज, भी आपको पता होगा, वी एवरेज अंडर रूट क्या, दैट इज इक्वल टू 8 RT/πm, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक होता है वी एवरेज हो गया, RMS हो गया, और मोस्ट प्रॉबेबल, ये वाली वेलोसिटी भी, दैट इज 2 RT/m, 2 RT बाई मोलर मास, m का मतलब।
तो ये फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन फार्मूलों पे ध्यान दीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए भाई, और लाइक भी कर दीजिए ज़रा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ आइडियल गैस, n मोल ऑफ आइडियल गैस 3/2 nRT। n मोल पूछा है इसलिए, एक मोल का पूछता है तो RT। वैन डर वाल इक्वेशन फॉर अ रियल गैस, देखिए वैसे तो हमें याद रहता है, बट जब क्वेश्चन पेपर में ये आता है तो फिर हमें भूल जाता है कि पी ए स्क्वायर एन स्क्वायर है, वी स्क्वायर ये भी ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, और दूसरे में वी माइनस एन बी और एन आर टी। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं, बट दिक्कत यहाँ पे होती है। देखिए ए स्क्वायर एन स्क्वायर होगा कि ए एन स्क्वायर होगा कि ए स्क्वायर एन होगा। तो आपको याद रखना है कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। हमें याद रखना है कि यहाँ पे ए एन स्क्वायर, ए जो है ए रहेगा बट एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर ओनली बाई अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर। गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव देयर क्रिटिकल, अगर कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, किसी गैस का टेम्परेचर मान लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर गैस का जो है वो 40 है या 45 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लीजिए बट वो गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। पहले वो क्रिटिकल टेम्परेचर से किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अब ये देखिए आपके लिए लाया हूँ मैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या है देखिए, पी सी का वैल्यू a/27 बी स्क्वायर, वी सी 3b और टी सी जो है 8a/20। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से केवल ये याद कर लीजिए और ये दो याद करिए। वी सी 2-3 बार लिखिए, वी सी इज इक्वल टू क्या 3b और टी सी इज इक्वल टू क्या 8a/क्या 27 RB। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे पी सी में क्या करना है, ए तो रहेगा ही, 8 है बस 27 यहाँ पे क्या देना है बी स्क्वायर। और जब तक हम इसको 2-3 बार लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा भाई, इसको लिखेंगे तभी आपको याद होगा ये। और इन दोनों का रेशियो देखिए, पी सी वी सी बाई आर टी सी का कितना है 3/8। एक फार्मूला ये भी है, पी वी इज इक्वल टू जेड, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, जेड एन आर टी, तो जेड आर टी। तो इसी का आपका जेड, तो ये हो गया पी सी वी सी बाई क्या आर टी सी। मान लीजिए उन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर पे दिया है तो इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं और आराम से बता सकते हैं। ठीक है। इफ़ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज, मतलब के ए दिया हुआ आपको, ये है के ए दिया हुआ है, देन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सोडियम एसिटेट विल बी। तो के ए दिया हुआ है, मैंने फार्मूला पूरा लिख दिया है, और आपसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब के एच। के एच क्या होता है अपने को याद रखना है, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए। जो उसमें वीक होता है उसी को डिवाइड कर लेते हैं वीक एसिड। अब आपको के ए पता हो गया, के ए दिया है, के डब्ल्यू आपको पता ही है 10⁻⁻14, आप के एच निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा होता तो दैट इज इक्वल टू के एच बाई क्या सी। अगर उन्होंने पूछा होता कि आपके पास इसका पी ओ एच बता दीजिए, फार्मूला बता दीजिए, तो आपको याद रखना है कि जो सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट, ये इसमें दो पार्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का है और ये वीक एसिड का है। तो इसका जो पीएच होगा, इसका जो पीएच होगा, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका सोल्यूशन तो बेसिक होगा, तो इसका पी ओ एच निकालेंगे, पी एच नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी ओ एच, और ये क्या होगा 7 से ज़्यादा। 7 + ½ वीक कौन है एसिड, तो ये हो जाएगा, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, प्लस लॉग सी। चलिए मैं एक आपको और भी बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, इसको देखिए। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है सॉल्ट NH4Cl। तो NH4Cl किसका सॉल्ट है, NH4Cl इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका क्या दिया रहेगा, इसका क्या दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा आपको Kb। तो अगर मुझे इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताना हो KH, तो यहाँ पे क्या होगा KW। अब वीक कौन है, देखिए वीक बेस है, तो यहाँ पे Kb से डिवाइड करेंगे। H बताना होगा तो H के लिए वही फार्मूला है क्या, दैट इज KH बाई क्या C। अब KH पता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसका देखिए, अब सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच निकलेगा, और पीएच क्या होता है, इसका पीएच क्या होगा <7। और कैसे निकालेंगे, तो पीएच इज इक्वल टू 7 - 1/2 ब्रैकेट के अंदर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है तो यहाँ पे आएगा पी के बी प्लस लॉग सी कॉन्सेंट्रेशन। एक और आपको बताता हूँ, तीसरा टाइप देखिए, जब आपके पास सॉल्ट ऑफ क्या हो, स्ट्रॉन्ग
वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे अमोनियम एसिटेट, तो ये किससे बना है? वीक एसिड और क्या है अपने पास? वीक बेस। क्या है ये? के ए होगा इसका, इसका क्या होगा? के बी। तो अगर इसका के एच आपसे पूछा जाएगा तो इसका के एच क्या होगा? दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए इंटू के बी। इसका अगर पीएच पूछा जाएगा तो पीएच बार बार पूछा जाता है, इसका पीएच क्या होगा? 7+1/2, दोनों वीक है, तो पी के ए पहले माइनस पी के बी। इसका अगर एच पूछा जाएगा, के सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, तो अंडर रूट बस केवल क्या कर दीजिए? के एच। तो मैंने आपको तीनों बता दिया, देखिए तीनों बता दिया। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बता दिया मैंने, यहाँ पे मैंने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का बता दिया, और यहाँ पे आपके पास वीक एसिड एंड वीक बेस का है। ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, ये वीक बेस है। तो एक बार जरूर इसको देखिएगा भाई, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तभी हो पाएगा इसमें। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके पास। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कौन से सिस्टम में पूछा? सीजीएस। इसका होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर, या पॉइस भी बोलते हैं इसको। और अगर एफ ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो ये नीटा जैसा दिख रहा है, एटा इसको पढ़ते हैं, एटा एटा। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। अब इसी जगह मैं लेके आ गया हूँ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन भी देख लीजिए, इसका भी होता है डाइन पर सेंटीमीटर, या न्यूटन पर मीटर, या जूल पर सेंटीमीटर। केएसपी दिया हुआ है, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है। तो मैं एक पिछले लेक्चर में फार्मूला बता चुका हूँ कि अगर देखिए आपके पास PbSO4 की सॉल्बिलिटी पूछ रहा है और उसमें क्या डाला है, ये है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग। तो इसका फॉर्मूला मैंने बोला था कि एस, एस किसका है? लेट एस इज इक्वल टू, लेट सॉल्बिलिटी ऑफ PbSO4 इज एस। अब यहाँ के एस पी दिया तो के एस पी हमने लिख दिया, के एस पी लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई, इसमें देखिए कॉमन आयन दिख रहा है, कौन कॉमन आयन है? SO4 SO4। और Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा? Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा आपको पता है? 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना है? 0.2, तो ये भी कितना आएगा? 0.2। तो आपको कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है कहाँ से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। और फिर आपको कॉमन आयन का पावर लेना है, स्टोइकियोमेट्री लेनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देख सकते हैं, अब इसको वैल्यू पुट कर दिए, पावर में कितना हो गया? इसके पावर में 1 ही रहेगा, बस सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। फिर से के एस पी दिया रहेगा ऐसे, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका क्या पूछेगा? सॉल्बिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कॉमन आयन देखना है। तो जो भी के एस पी के पी दिया रहेगा उसको कर लेंगे, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, और पावर में स्टोइकियोमेट्री। किरचॉफ इक्वेशन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना आता हो ये किरचॉफ इक्वेशन। तीनों फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। उस क्वेश्चन कैसे आया था? 4 दिया था, पूछा उसने कौन सा गलत है, कौन सा किरचॉफ इक्वेशन नहीं है। तो देखिए डेल्टा एच लेंगे तो यहाँ पे सी पी होना चाहिए, ई लेंगे तो यहाँ पे सी बी होना चाहिए, और ये डायरेक्ट भी सी पी कर सकते हैं डेल्टा एच के साथ। मतलब डेल्टा एच के साथ सी पी होगा, ई के साथ सी बी होगा, बस इतना याद रखना है। हेनरीज लॉ किससे रिलेटेड है? सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। वेंट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है। राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और बार्कर एंड हार्टली क्या है? डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें राउल्स लॉ करके जो क्वेश्चन दिया था वही गलत दिया था। राउल्स लॉ जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया था, बट आपको पता है राउल्स लॉ किसके लिए होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रिपल पॉइंट पे बार बार क्वेश्चन आता रहता है। फेज डायग्राम नॉन वेरिएंट, उसने नॉन वेरिएंट, ट्रिपल पॉइंट इन ए फेज डायग्राम इज इक्वल टू नॉन वेरिएंट। ट्रिपल पॉइंट इन ए फेज डायग्राम, जिसका एफ जो है वो 0 है, जिसका सी जो है वो 1 है, और फेज जो है 3 है, तो इसका अगर आप निकालेंगे तो ये नॉन वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम, जिसका जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो, जिसका कंपोनेंट 1 और फेजेस 3 हो। एक मैं आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। द फिनोमिनन in which an electron of high energy level return from this second to a lower energy level by radioactive decay। मतलब ये S0 है, यहाँ पे गया ये S1 है, और फिर वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। बट अगर ये इधर होने के बाद यहाँ पे T1 पे चला हो गया, फिर आ गया होगा, तो ये फॉस्फोरेसेंस है। देखिए, तो S1 से सीधे S0 में आ गया तो क्या है? ये फ्लोरिसेंस। और अगर S1 से T1 में जाए और फिर नीचे आए तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाए? T1 प्लस एच न्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस।
या इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए T1 इज इक्वल टू क्या, एस नॉट प्लस एच न्यू, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एस नॉट प्लस एच न्यू, तो इसको फॉर्स से बोलते हैं। ट्रांजिशन इसको बोलते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए और इसको देखिए, एग्ज़ाम होने ही वाला है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।